हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो है एक स्टैटिक के रिगार्डिंग कंसेप्ट देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरे, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावा, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये समझिए कि जावा में एरे को समझने से पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ वेरिएबल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं लगभग सारे के सारे। तो उनमें से एक जो वेरिएबल है उसका नाम आएगा वो कुछ इस तरीके से है, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ये मैं कई बार पहले भी नाम लिया है तो मुझे लगा आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहिए। तो मैं दोनों तीनों चीज़ें एक बार बोल देता हूँ, फिर हम एरे स्टार्ट हाथों हाथी कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में अगर डेटा की बात करें तो नॉर्मली आपके पास में क्या होता है, एक तो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो टाइप के होते हैं वो होते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ये होते हैं। और अगर मैं स्कोप के हिसाब से बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्कोप की बात करता हूं तो एक तो आता है आपका लोकल वेरिएबल, ठीक है, एक आता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल कह लीजिए, ठीक है, और एक कल जो हमने पढ़ा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हमने अभी तक पढ़ी हैं। एक बार इसको देख लें। नॉर्मल वेरिएबल सबको पता ही है, जैसे आप लिखते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो ये नॉर्मल वेरिएबल हुआ जो आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, ये आपका नॉर्मल वेरिएबल की बात हुई। अब लोकल वेरिएबल्स में अगर बात करें तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लास लिखी इस तरीके से और यहाँ आपने एक फंक्शन बनाया रन नाम से, और यहाँ पर आपने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 10, या आपने लिखा कोई और चीज़ इसके अंदर डाली। तो ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है जो एक फंक्शन के अंदर ही इसका सिर्फ स्कोप होता है। ठीक है, यहाँ अगर ऊपर बात करें और यहाँ मैं लिखता हूँ इंट बी इज इक्वल्स टू 10, तो ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, देखो लोकल तो हो गया वो, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, या कह लें ये क्लास का वेरिएबल हो गया जो ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके साथ में ये इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। हमने कल देख भी लिया था। स्टैटिक मेंबर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि एक ही बार बनता है चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएं। स्टैटिक के लिए आपको देखना है तो कल पीछे वाली वीडियो देखिए, वो पूरी हमने पढ़ ली थी। अब बचता है रेफरेंस वेरिएबल, जो एरे में कई बार ये काम में आएगा, इस वजह से आपको पढ़ाना ये ज़रूरी है। ठीक है, अब ये रेफरेंस वेरिएबल क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्ट्रिंग S1, ठीक है, ये आपने लिखा। अब क्या आपने स्ट्रिंग को बना लिया है क्या, तो आप ये ध्यान से पाएंगे कि भले ही आपने क्लास के नेम के सामने इसको लिखा है, अब इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। क्लास के नेम के सामने आपने कुछ भी लिखा, S1 लिखा, तो यहाँ आपने कोई न्यू ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, स्ट्रिंग को कुछ भी असाइन नहीं किया। इसका मतलब अभी आपने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, जिसको आप रेफरेंस वेरिएबल कह रहे हैं। मतलब आप अगर इसको और डीपली जाने तो ये एक पॉइंटर ही आपको मतलब लास्ट में देखने को मिलेगा जो कि पॉइंट करता होगा पर्टिकुलर किसी चीज़ को। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर न्यू जो है वो पास नहीं किया है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, या अभी हमने कुछ भी काम इसमें नहीं कर रखा है, इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं करवाया है, सिर्फ स्ट्रिंग S1 लिखा है। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये क्लास है, और जब इस तरीके से आप वेरिएबल लिखते हैं तो इसको रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
और जैसे मान लीजिए ये तो हो गया जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड आपकी एक स्ट्रिंग क्लास है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक डाउट ये आता है सर जो क्लास हम बनाते हैं अगर उसके सामने लिखें तो बिल्कुल आप भी अगर कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई एम्प्लॉय नाम से क्लास बनाई और आपने लिखा E1, तो ये E1 जो आपने लिखा है ये भी आपका रेफरेंस वेरिएबल ही हुआ, ठीक है, क्योंकि आपने अभी इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। ऑब्जेक्ट आप क्या बनाते हो, न्यू कीवर्ड से बनाते हो। तो अगर आप अभी इतना लिख के छोड़ोगे ना तो ये आपका क्या बनेगा, सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा जो किसी चीज को रेफर कर रहा होगा जब आप इसको असाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये आपका माना जाता है। अब आप मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं कहीं स्ट्रिंग और ऐसे ब्रेसेस लगाते हैं और आप लिखते हैं s, ठीक है। तो ये भी आपका रेफरेंस वेरिएबल में ही काउंट होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। और जब आप स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके से आप लिखेंगे तो अब ये स्ट्रिंग भले ही ये एक एरे को डिनोट करता है, तो ये एरे टाइप का मतलब ये एक एरे बनेगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा और उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या होगा, s होगा, और ये s फिर आगे काम करेगा, ठीक है। तो हमको एरे ही पढ़ना है तो हमने इसको लास्ट में एरे पर ही छोड़ा है कि अगर आपने एरे बनाया, एरे किसी भी टाइप का बन सकता है, यहाँ पे इंटीजर लगा सकते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी लगा सकते हैं। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो अभी आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, कोई वैल्यू असाइंड नहीं है, तो ये s आपका रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, हर तरह के वेरिएबल की हमने यहाँ पर बात कर ली, तो अब इसमें कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब बेसिकली हम आते हैं एरे के ऊपर, ठीक है। एरे क्या है, ठीक है। तो ऐसा आप सबको ऑलरेडी पता है कि एरे जो है वो होमोजीनियस टाइप के या एक जैसे डेटा टाइप्स को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है। तो एरे जो है वो क्या करेगा, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को ये स्टोर करेगा। वो चाहे आपका कुछ भी टाइप का डेटा टाइप हो, उस सब को स्टोर करने का ये काम करेगा। दूसरा, ये काम ये डायनेमिकली करेगा, ठीक है। अब डायनेमिकली करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका पर्टिकुलर एरे की हम बात कर रहे हैं, ये न्यू कीवर्ड के उससे बनेगा और आपको वैल्यूज को उसमें डायनेमिकली भी पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बिना न्यू कीवर्ड के ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप एरे में काम कर लें। तो ये बड़ा डिफरेंस है। C++ में आपको दोनों ही तरीके देखने को मिलते थे, यहाँ आपको दोनों तरीके देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ आप न्यू कीवर्ड की वजह से डायनेमिकली ही चीज़ें एरे में बना पाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, इट ऑक्यूपाइज कंटीजियस लोकेशन, ठीक है। आप सबको पता है एरे के अंदर इंडेक्स बनते हैं और वो हमेशा एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में चलते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ रख दिया दूसरा इंडेक्स 10 के बाद होगा, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या करेंगे, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में एरे को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफ इसके बारे में चीज़ें हैं। अब पहले इसके बारे में कुछ इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर एडवांटेजेस की मैं बात करूं, यहाँ आप कैन एक्सेस द डेटा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। तो आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर डेटा को इंडेक्सेस की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें एक्सेस करना फास्ट हो गया, ये एक इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपका एडवांटेज की बात करें तो यही है इसका मेन एडवांटेज। और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं,
तो अभी तो इसके डिसएडवांटेज जो है वो क्या आएगा, यू कांट इंक्रीज द साइज वंस डिक्लेयर्ड। ठीक है, आपने एक बार एरे को साइज दे दिया, भले ही आपने यूजर से लिया, भले ही आपने दिया, उसके बाद में आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं इन बिटवीन। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज कह लीजिए सॉर्ट ऑफ, या आप ये मान लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है, तो जिसको आप डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्या हो सकता है कि ये जो है आपका, कोई आपसे पूछे तो ये आपका हेट्रोजीनियस डेटा कांट बी स्टोर्ड। तो यू कैन नॉट स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स को आप ऐसा कोई एरे नहीं देखेंगे जिसमें आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सब चीज़ें एक साथ आप स्टोर कर सकें, तो वो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज हमने सारी थ्योरेटिकल बातें कर ली हैं। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, मैंने लिखा इंट ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इससे आपको क्या समझ में आता है ये देखिए, आपने C++ में भी इसी तरीके से ये काम किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप किस तरीके से और बना सकते थे। ठीक है, इस तरीके से भी आप वहां लिख सकते थे, आपको न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं थी। बट ठीक है, यहाँ पर आपको ये अलाउड नहीं है, आप सिर्फ इसी तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। और जैसा हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स लिखा है, तो वहाँ हमने कई बार देखा था कि ये वाला जो आपका ब्रेसेस है, इसको आप यहाँ लगाएं या यहाँ पर इसके बाद में लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही तरीके मैं ये कहूँ कि एरे के अंदर अलाउड हैं। ये हम एक सिंपल एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलाउड हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अगर मैं अभी इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दूं और सिर्फ इंट ये और AAR लिखूं, तो ये तो आपके एरे को डिनोट करने के लिए हो गया, ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, और ये आपका न्यू कीवर्ड डायनेमिकली एरे को बनाने के लिए है। और यहाँ पर आप 10 साइज का इंटीजर टाइप का जो है वो एरे बनाना चाहते हैं, आपने ये साइज यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। अब समझने की बात ये है कि इसके और कितने तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी के केस में अगर आप ये वाला पार्ट जो है वो इग्नोर कर दें और सिर्फ मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे भाई इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक इंटीजर टाइप का एरे बन रहा है जिसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम ARR है। ठीक है, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मेमोरी के अंदर क्या बनेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल इस तरीके से बनेगा और उसका नाम होगा ARR, और जिसका टाइप क्या होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा। एरे अभी नहीं बना है, सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल बना है। और जब आपने लिखा न्यू इंट 10, इसका मतलब क्या है कि ये रेफर कर रहा है किसी एरे को, या इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं, ये आपका एरे की बात हो गई। इसका टाइप क्या है, इंट है। ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हुआ जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरे को जिसका साइज क्या है, ये मेमोरी के अंदर आपने डाला हुआ है, जिसका साइज 0 से लेकर के 9 तक है, या 10 बोल लें, 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है और 9 तक चलेगा। तो इस तरीके से ये आपको मेमोरी में दिखाई देगा। तो आप इसको अगर मेमोरी में नहीं समझ पाएंगे एरे को, तो एरे फिर आपके जावा में समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको देखने की बात है कि जब आप ये लिखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ARR है, ये रेफरेंस वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरे को जिसको आपने बनाया है और साइज उसका 10 दिया है। और अब आप यहाँ पर चीज़ों को रेफर कर सकते हैं और
चेक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक बात हो गई एरे के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये जो एरे है, अब मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर 0 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आप क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे ARR और इसका इंडेक्स क्या है 0, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जो 0th इंडेक्स पर क्या है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे ARR1 तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी भाई इस केस के अंदर तो हमने सिर्फ 10 साइज का एक एरे बना दिया, एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया जो इसको पॉइंट कर रहा है। तो फिर अब इस केस में 0 और 1 की क्या वैल्यू होंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज बताई थी। अब यहाँ पर गार्बेज का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है, जावा में गार्बेज जो है वो नहीं असाइंड होता है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपको मिलेगी। तो इस केस में यहाँ आपको 0 0 मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, नीचे भी आपको वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। तो ये देखने की बात है। अब एरे आखिर में है क्या जावा में, तो एक तरीके से आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखिए। एरे क्या है, कोई आपसे पूछता है तो बोलेगे भैया ये ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे तब आप इसके चीजें समझेंगे। जैसे इसका एक फंक्शन होता है ARR डॉट लेंथ, ठीक है। जब आप इस ARR डॉट लेंथ को करेंगे तो ये क्या करेगा, जो ये रेफरेंस वेरिएबल किसी एरे को जो है रेफर कर रहा है उस एरे की लेंथ आपको दे देगा। तो अभी लेंथ देने के लिए आपको वैल्यूज की जरूरत तो नहीं है, तो यहाँ आपको लेंथ जो है वो ये बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीजें आपके एरे के रिगार्डिंग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं, क्योंकि आप एक्सेस ही इनसे करते हो और लेंथ तक उसको चलाते हो, तो आपको ये काम में आने वाली है, ठीक है। तो ये आई थिंक हमने मेमोरी में भी देख लिया है और इसको यहाँ भी देख लिया है, ठीक है। अब इसको किस किस टाइप से आप लिख सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए आपने लिखा इंट न्यू इंट इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये लिखा, एक आपने लिखा इंट न्यू इंट, ठीक है। एक और मैं लिखता हूं न्यू इंट, ठीक है। और एक मैं लिखता हूं, ठीक है। ये चार चीजें आपके सामने आती हैं, ठीक है। अब इसमें समझिए कि जावा में क्या अलाउड है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप एरे में वैल्यूज जब डालते हैं तो आप कुछ और तरीकों से भी वैल्यूज को डाल सकते हैं। पहला तरीका आप यूजर से ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर साइज डालते हैं कुछ और यहाँ पर x लिख दें और x को यूजर से ले लें तो वो पॉसिबल है, वो आपको साइज दे देगा और फिर आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको इस तरीके से वैल्यूज असाइन करते हैं तो जो सबसे पहले वाला जो केस है, ये केस क्या है, एक एरे आप बना रहे हैं न्यू इंट करके और इसमें वैल्यूज डाल दी आपने 5 9 और 8। तो ये जो पर्टिकुलर है इसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा, ये अलाउड है, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज को डाल सकते हैं, तो उसमें कोई कंसर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो एरे है वो कितने साइज का बनेगा, 3 एलिमेंट्स के लिए आपका एरे बन जाएगा, ऑटोमेटिकली साइज असाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज ओके, ठीक है। अब यहां इसकी अगर हम बात करें तो यहां आपने क्या किया है, वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। और यहां पर आपने साइज भी दे दिया है 2, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वैल्यूज को और साइज को आप एक साथ नहीं दे सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो वैल्यू एंड साइज ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, नॉट टुगेदर, ठीक है। तो आप वैल्यूज को और साइज को एक साथ नहीं देंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये अलाउड नहीं होगा किसी भी केस में, एरर आएगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आपने क्या लिखा, 4 साइज लिखा,
और ये लिखा। अच्छा, ऊपर वाला केस जो है इसको चलो आप इस तरीके से देख लीजिए, चीज दोनों में ही है कि आपने साइज वैल्यू के साथ दे रखा है, बट यहाँ केस क्या है, यहाँ केस ये है कि यहाँ पर आपने 2 लिखा हुआ है और आपने वैल्यूज 4 दी हुई हैं, तो ये तो साइज की वजह से इशू है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, साइज का इशू है। और यहाँ पर अगर बात करें, साइज का भी इशू है और दोनों चीजें साथ लिख दी, इसका भी इशू है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है जावा में। जब आप इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं तो इस केस के अंदर क्या है, 4 ही लिखा हुआ है, 4 इज मेंशन्ड और 4 ही वैल्यूज दी हैं, तो देखने में लेजिटिमेट लगता है, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है। अपने आप एरे जो है वो समझ लेगा ये चीज कि ये 4 वैल्यूज हैं, इसका मतलब मुझे 4 का एरे बनाना है, आपको एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपका अलाउड नहीं होगा। अब इसकी बात करें तो ये इसका केस जो है वो ऊपर वाले का ही एक तरीके से टाइप है, int AR = 5987, तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज को डाल सकते हैं बिना न्यू के भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम जो है वो तीनों ही तरीके से हो जाएगा, बट जो एरे बनेगा वो डायनेमिकली ही बनेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर एक चीज के रिगार्डिंग। अब देखिए, मान लीजिए आपने ये तो आपके सिंगल जो एरे है उसकी बात हो गई। अब इसके अंदर मान लीजिए आप ये लिखते int ARR, या एरे, आप कुछ भी यहाँ नाम लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। एरे बना रहे हैं तो हमने यहाँ एरे लिखा, न्यू int, और मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख दी, 3 लिख दिया। ठीक है, ये चीज जो है हमारे सामने निकल के आ गई। और अब आपको प्रिंट करवाना है system.out.print। अब आपको प्रिंट क्या करवाना है, ये ध्यान से देखिएगा, आपको प्रिंट करवाना है ARR 0। ठीक है, ये मान लीजिए आपको प्रिंट करवाना है। अब ये प्रिंट जब होगा तो क्या निकल के आएगा, ये सबको पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे, अब आपने क्या किया है, मेमोरी के अंदर ARR बना दिया है और एक 3 टाइप का एरे भी बन करके वहां पर आ गया है, जिसमें आपने कोई वैल्यूज अपनी तरफ से नहीं डाली हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस केस का क्या रिजल्ट आएगा, जो भी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कंसर्न हो गया। अब इसके बाद में ये तो आपका जो हमने बात की वो क्या की है, एक सिंगल एरे के रिगार्डिंग बात की है, 1D एरे इसको कह लीजिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ आपको C++ जैसा ही देखने को मिलता है। अब एरे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो देखिए 1D आता है, 1 डायमेंशनल एरे, एक आता है आपका 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, एक आता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे आता है और इसी के अंदर एग्जैक्ट एरे भी आता है। ये काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए आपको अलग से बता देंगे इसको। तो ये इस तरह के कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं एरे में, टाइप्स में। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे 2D को। ठीक है, तो जिन्होंने मेमोरी वाली चीज़ पढ़ी है वो अगर ध्यान से पढ़ी है तो आपको ये आगे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब रेफरेंस वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, आप इसको पहले तो देखिए कि 2D एरे को लिखेंगे कैसे। ठीक है, आपने लिखा इंट दो 2D एरे बनाना है तो ये ब्रैकेट जो है वो 2 आएंगे, और फिर आपने कुछ भी लिखा, यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम B रखा, और फिर आपने लिखा न्यू इंट कोई भी वैल्यूज़ आप इसमें 2 डाल दीजिए, बिना वैल्यूज़ के ये आपको एरर देगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 4, 5 या कुछ भी वैल्यूज़ डाल दी हैं, तो ये इस तरीके से आएगा, इंट और 2 ब्रैकेट न्यू इंट 4 और 5। ये ब्रैकेट आप बाद में भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो ओके हो गया।
ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। अब देखिए एक और एग्जांपल, इसके बाद सोचिए क्या में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने साइज मेंशन नहीं किया है और वैल्यूज भी नहीं डाली है, तो दोनों ही चीजें आपने जब नहीं दी तो ये आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा समझिए, क्योंकि आप एक 2D एरे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब 2D एरे आप बनाना चाह रहे हैं तो वो बनेगा कैसे जब तक आपने उसको साइज नहीं दिया है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे मान लीजिए इस तरीके से एक आपने मान लीजिए एरे बनाया एंड ये देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, ये ओके है, अलाउड है। ठीक है, जावा के अंदर। अब ये कैसे अलाउड है ये समझना। ठीक है, मान लीजिए इसका मतलब 2D एरे में हम इसको किस तरीके से देखेंगे ये देखना। आपके पास में एक वेरिएबल है जो कि टाइप क्या है, इसका नाम क्या है, बी है। ये बी क्या हुआ, रेफरेंस वेरिएबल हुआ। तो ये बी है जो पॉइंट कर रहा है, आपने न्यू ऑपरेटर से जो डायनेमिकली बनाया है उसके अंदर ये एक एरे बना रहा है जिसका साइज क्या होगा 1 2 3 4 0 1 2 3 ये होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है, जब आप यहां बात कर रहे थे इससे ऊपर, तब उस केस में क्या था, उस केस में तो सिर्फ यही चीज एक बनी थी ये, और उसके बाद में अंदर क्या बनना है वो कुछ बताया ही नहीं। तो नहीं बताया तो ये एरर रिटर्न कर दिया कि भाई ये तो कुछ बना ही नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपने ये लिख दिया कि भाई ये बन गया है आपका, ये आपने मेंशन नहीं किया सेकंड, मतलब आपने ये नहीं बताया उसको कि 2D के अंदर आपको कितना बनाना है, कितने 1D एरे बनाने हैं। तो एक तरीके से ये एरे ऑफ एरे हुआ। ठीक है ना, आपने ये बनाया। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आप वैल्यूज मतलब जब आप इसके अंदर डालना चाहेंगे कुछ, तो मान लीजिए आपने अभी तक तो ये बना है इससे और ये अलाउड है, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। अब आपको एक्चुअली एरे का 2D बनाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये तो आपने बता दिया कि भाई 0 1 2 3 है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसने ये चीजें बना दी हैं। अब ये 0 जो है, ये 1 जो है, ये 2 जो है, ये 3 जो है, ये भी अपने आप में 1D एरे को कंटेन करेगा, तभी तो ये चीज बन के आएगी। अब मान लीजिए मैं यहां पर डाल दूं, कुछ भी डाल देता हूं, मान लीजिए 4 डाल देता हूं। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से आपके जो चीजें हैं वो बनेंगी। आपने 4 डाला, 1 2 3 4 4 आपके पास 1D एरे आ गए हैं। और इनके अंदर क्या होगा, इस तरीके से आपके चीजें निकल के आएंगी। तो इस 4 का मतलब क्या हुआ, आपके पास में 4 चीजें रेफरेंस के लिए 1D एरे हो गए, और यहां से आपने 4 जो है इसके अंदर वैल्यूज डिवाइड कर दी हैं। ठीक है, तो ये इससे आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहां 5 करता तो फिर यहां पर आपको 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से एक एक और बढ़ाना पड़ता। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया, ये आपने मेमोरी के अंदर बना दिया जो कि 1D एरे रखेगा, और ये 4 रखेगा, ये आपने इसको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसने 4 जो है वो आपने बना के फिट कर लिए। अब इसके कितने कितने इसके अंदर 1D एरे बनेंगे वो आपने देख लिया। तो इस तरीके से 5 जो हैं आप ये एलिमेंट्स को यहाँ रख पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चीजें जो है इसमें चलेंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है ये किसको रेफर कर रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये करता है इसको रेफर, और ये जो 5 है ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करेगा आपके इन 2D एरेज को। तो इसको मैं ब्लैक पेन से ले लेता हूं। ये जो है ये रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से इनको भी करेगा। मैं इसको खराब हो जाएगा डायग्राम, इसकी वजह से नहीं बता रहा हूं। बाकी ये भी जो है आपका इसको और इसको रेफर करेगा।
ठीक है, तो ये आप समझना, ये 2D एरे है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इंट इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर आप सीधी एक्सप्लिसिटली वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। मान लीजिए, या सॉरी, यहाँ भी आपको ब्रेसेस तो लगाने ही होंगे, और यहाँ पर आप वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से 3,4, या इसको एक बार और इधर से लिखते हैं, इंट। ठीक है, ये आपने एक लाइन लिखी है, और यहाँ पर आपने देखिए वैल्यूज़ जो हैं वो भी डाल दी हैं। ठीक है, और यहाँ आपने साइज़ नहीं दिया है, जो कि हमने बताया था आपको कि साइज़ और ये चीज़ आप एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो ये भी खाली आएगा, ये भी खाली आएगा। अब मेमोरी में ये कैसे दिखेगा, ये देखिए, ये देखेगा एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसका नाम ARR है, ये रेफर कर रहा है, एक एरे बन रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि ये आपका कितने का बनेगा, 0 1 2 3। तो इस तरीके से ये आपका, और सॉरी 1 0 1 2 तक बनेगा, क्योंकि 3 है तो ये 0 1 2 बनेगा। और ये क्या कर रहे होंगे, ये रेफर कर रहा होगा इसको, और इसके अंदर इस तरीके से एक 1D एरे बनेगा जिसके 2 पार्टीशन होंगे, एक में 3 आएगा, एक में 4 आएगा। ये जो है वो इस तरीके से पार्टीशन हो रहा होगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 और 6 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, इस तरीके से पार्टीशन होगा, और यहाँ पर 7 और 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका मेमोरी के अंदर चीज़ 2D एरे के केस में बन करके आएगी, ये ध्यान रखना। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं एक्सेस करना चाहूँ, क्या मान लो मैंने system.out.print लिखा, और यहाँ पर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ A0 और 0 को, ये मान लीजिए मुझे A00 एक्सेस करना है, तो अभी इस केस में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 0, एंड यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, तो ये 0 0 मैच होगा, तो 0 वाले एरे पर जाएगा और आपको क्या निकाल के देगा, 3 जो है वो आउटपुट में देगा। अगर आपने यहाँ वैल्यूज नहीं डाली हैं उस केस में ये आपको क्या देगा, एक इंट टाइप का, सॉरी 0 जो है वो आपको रिटर्न होगा, जो डिफॉल्ट टाइप होगा इंटीजर का। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपने अच्छे से समझा, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप कोई एरे बनाएंगे, तो आपका दिमाग चलेगा। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं ARR10 लिखूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, ARR11 लिखूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। तो मेमोरी को आपने एरे के जावा के अंदर देखा है कि मेमोरी कैसे एक एरे को रिलेट करती है जावा के साथ में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम बाकी को जो पूरा पोर्शन है उसको प्रोग्रामिंग के बेस पर भी देख सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से चलने वाला है। अब अगर इसकी वैल्यूज़ को मान लीजिए मुझे डालना हो, तो अगर मैं लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा इंट, इसको मैं भी हटा देता हूँ, और मुझे वैल्यूज़ डालनी है मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और मैंने लिखा इंट, और यहाँ पर डाला मैंने, या मैं सीधा डालूंगा A ऑफ 0 इज इक्वस टू, या ARR ऑफ 0 इज इक्वस टू न्यू इंट 5। तो इस तरीके से भी मैं चीज़ों को डाल सकता हूँ। ये आपका 0 वाली पोजीशन पर आपको क्या डाल के देगा, 5 वैल्यू डाल के देगा। तो इस तरीके से आप 1D एरे में चीज़ों को डाल सकते हैं। अब इसको जब हम प्रोग्रामिंग के बेस पर देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमने 1D और 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन देखा है। 3D एरे के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। अभी तो हम इन दोनों की प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने एरे पढ़ा। अब एरे के रिगार्डिंग जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। यूज़र से एरे जो है वो कैसे आप वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे और फिर कैसे उसको आप प्रिंट करवाएंगे देख लीजिए। हालांकि ये चीज़ लगभग सेम ही है जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है, C++ में भी थी।
जो डिफरेंसेस थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि यहाँ आपको डायनेमिकली ही बनाना पड़ेगा, और अगर आप वैल्यूज़ जो है वो नहीं देते हैं तो आपको साइज़ पहले देना पड़ेगा, और अगर आप वैल्यूज़ देते हैं तो आपको साइज़ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली साइज़ जो है वो आपको कंपाइलर दे देगा आपकी वैल्यूज़ को देखते हुए। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, import java.util एक पैकेज है, ये हमको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो अभी पैकेजेस के बारे में इसके बाद देखेंगे, पैकेज क्या होते हैं और कैसे आप उसके अंदर क्लासेस को रखते हैं। अभी के लिए देख लिए, अगर आपको एरे के अंदर स्कैनर को यूज़ करना है तो जैसे आप import java.util.scanner करते थे वही स्कैनर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ये दिखाने के लिए कि आप अगर स्टार लिखते हैं तो आप उसकी सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो स्कैनर भी इसके अंदर आ गई java.util पैकेज के अंदर। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए आपकी क्लास का नेम, क्लास, चलिए इसको एक बार वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, क्लास का नेम चेंज करते हैं, एरे example2, ये आपकी क्लास का नेम हो गया। और इसके अंदर अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखना आप इसकी कोडिंग को, ताकि आपको एरे हमेशा के लिए ठीक हो जाए। जिसने C++ में मिस कर दिया था वो भी अच्छे से इस चीज़ को देख लेना। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंटीजर टाइप का मुझे एरे बनाना है, 1D एरे बनाना है, तो इसको मैंने ये लिखा। मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा ARR, और न्यू कीवर्ड से आप इसको बनाएंगे न्यू इंट, और मैं इसका साइज़ दे रहा हूँ कि इसका साइज़ होना चाहिए मान लीजिए 5। ये साइज़ आपने इसको, अच्छा आप 5, 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हैं। अभी के केस में, कल जब हमने मेमोरी के रिगार्डिंग इसको पढ़ा था तो मेमोरी में ये किस तरीके से दिखता है वो अब आपको समझना होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ये वीडियो पीछे करके एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि 1D एरे मेमोरी में कैसा दिखता है, 2D कैसा दिखता है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो ये हमने लिखा न्यू इंट 5। अब हम स्कैनर क्लास को कॉल करते हैं, क्योंकि आपको 5 वैल्यूज़ एंटर करानी होंगी। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू, आप SC की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल की मैंने आपको कल बात बता ही दी थी, रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखा। पहले भी हम ऑलरेडी चीज़ों को इनपुट ले चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस इसको यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। अब हमने SC हमारे पास आ गया। अब इससे हमको क्या करना है, वैल्यूज़ लेनी है यूज़र्स। तो पहले तो यूज़र को बताएंगे कि भाई एंटर 5 वैल्यूज़, जैसा आप हमेशा करते हैं, तो एंटर 5 नंबर्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने लिखा है एंटर 5 नंबर्स। अब आपको इनको सबसे पहले स्कैन कराना है, मतलब आपको यूज़र से वैल्यूज़ को पहले इनपुट करवाना है और उसके बाद में इन वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवाना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले 2 फॉर लूप लगाने होंगे। फॉर लूप आप लोग लगाना जानते ही हैं, एक फॉर लूप, इस तरीके से आप 2 फॉर लूप लगाएंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये फॉर लूप क्या काम करेगा, यूज़र से इनपुट लेने का, और ये फॉर लूप क्या काम करेगा, हमारी जो वैल्यू हमने यूज़र से लिए हैं कमांड लाइन, उनको प्रिंट करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट I इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है जब एरे को मेमोरी से करके बताया है तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो I इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, और I जो है वो लेस देन 5 तक चलेगा, या आप लेस देन लेंथ तक भी उसको चला सकते हैं। लेंथ का भी आपको कल फंक्शन, मतलब अभी क्लास में फंक्शन जो है वो बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे I++ इंडेक्स चलाते हुए जाएंगे जब तक कि वो 5 से पहले हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 तक वो वैल्यूज़ चलेंगी जो कि लेस देन 5 है, और वो हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये आपको एक फॉर लूप बन के कंडीशन रेडी हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपने चीज़ें की। अब एक्चुअली आप वैल्यूज़ को लेंगे तो ARR
के अंदर आप क्या करेंगे, ARR ऑफ i, जो i हमने ये वेरिएबल ऊपर लिया है फॉर लूप में, इसके अंदर डालेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिखेंगे। अब इससे क्या होने वाला है ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इससे ये हुआ कि आपने जब यहाँ पर 0 लिखा तो ARR ऑफ 0 मतलब एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है 0 नंबर पर, वहाँ पर ये वैल्यू को आपसे पूछ रहा है और आप जैसे ही 1 डालेंगे वो उसको वहाँ पर सेट कर देगा। ठीक है, जब ये 0 के बाद में यहाँ पर प्लस प्लस होगा, ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो लेस देन 5 है, फिर ये उसको लेस देन 5 देख करके और आगे चलेगा, एक बार सेट करेगा, फिर i प्लस प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 इज़ लेस देन 5 हो जाएगा। फिर ये i 1 पर ARR 1 पर मतलब उस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर नेक्स्ट वैल्यू लेगा, और इस तरीके से ये आपका चीज़ें आगे चलती जाएंगी, और ये जब तक लेस देन 5 होगा मतलब 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये आपने ऑलरेडी पहले भी चीज़ जो है वो पढ़ रखी होगी, तो उसको हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ चलने वाली है, क्योंकि ये जो है प्रिंट करवाना है आपको, तो वही 0 से और 4 तक प्रिंट करवाना है, तो लेस देन 5 तक प्रिंट करवाना है। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने लिखा, और यहाँ पर लिखोगे द वैल्यूज़ ऑफ एरे इज़ ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा प्लस, और ये जो ARR ये आपने सेट करवाया है एरे, इसको आप एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट्स में इसको डाल देंगे। ठीक है, तो एक फॉर लूप आपका ये रेडी हो गया, जो क्या काम कर रहा है आप कमेंट करके लिख भी सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, जब आप डबल स्लैश लगाते हैं और यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, टू प्रिंट एरे, तो ये आपका कंपाइलेशन में नहीं आएगा। और ये क्या है, फॉर इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से चीज़ चला सकते हैं। 2 फॉर लूप हो गए, एक ये हुआ, एक फॉर लूप ये हुआ आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपने यूज़र से वैल्यूज़ ले ली। तो एक बार इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा, कंपाइल करते हैं पहले। ठीक है, ये एक एरर बता रहा है। एरर ये है कि आपने स्कैनर का S स्मॉल लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फिर करके देखते हैं। अब देखिए, ये आपसे वैल्यूज़ मांग रहा है सबसे पहले, तो अब आपको वैल्यूज़ इसके अंदर डालनी है। ठीक है, अच्छा आपने ये जो वैल्यूज़ हैं वो, अच्छा ठीक है, चलो इसको भी ठीक करते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ एरे इज़ 1 2 3 4 5 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक आप जो है यूज़र से मांग सकते हैं। एक बार इसको टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पर आप चाहें तो वैल्यू ले सकते हैं। वो लाइन हमसे कट हो गई थी। एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। इसको कंपाइल किया, देन उसको रन करते हैं। एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एरे, आपने कोई भी वैल्यूज़ दी, मान लीजिए आपने दिया 7 9 कुछ भी। ठीक है, एंटर किया तो जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो आपको इसने प्रिंट करवा दी। तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं एरे की। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक और फाइल बनाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स और करते हैं। तो अब देखिए, एक बार आपने जो है वैल्यूज़ को इस तरीके से लेना सीख लिया है, तो ये आप हर प्रोग्राम में ले सकते हैं। अब हमको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, तो हम सीधा वैल्यूज़ ही हार्ड कोड कर देंगे और फिर उसके वैल्यूज़ का इनपुट देखेंगे। ठीक है, बार बार ये काम नहीं करेंगे, आप इसको एक बार के लिए सीख गए हैं, यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है,
तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम हो गया एरे एग्जाम्पल 3 के नाम से। बाकी आपको जो फंक्शंस हैं एरे के रिगार्डिंग वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। बेसिकली अगर आपको मान लीजिए किसी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए एरे के, ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, हमने ऑलरेडी आपको फॉर लूप से ये चीज़ करके दिखाई है कैसे लेते हैं। फॉर लूप लगाएंगे और उससे भी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको सीधा चाहिए तो फिर आपको इंडेक्सिंग का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब अगर वैल्यूज़ आपको सीधी डालनी है तो कैसे डालेंगे ये देखिए। मान लीजिए आपने लिखा एंट ARR, ठीक है। अच्छा ये भी एक कंसेप्ट देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं ARR इज इक्वल्स टू न्यू एंट 5, इस तरीके से ये, तो क्या ये स्टेटमेंट और जो हमने लिखा था ये स्टेटमेंट इंट ये ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5, अगर इसको एक लाइन में लिखें और अलग लिखें तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को मैनुअली डालते हैं। देखिए तो ये भी पॉसिबल है। जैसे आपने लिखा ARR, जैसे हमने मेमोरी में पढ़ा था ARR 0th पोजीशन पे हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने लिखा 0 पोजीशन पर। अच्छा ये ध्यान रखना आप यहाँ पर खाली नहीं छोड़ सकते हैं अभी के केस में, ठीक है ना, क्योंकि आपने हाथों हाथ वैल्यूज़ को नहीं डाला है, आप एक्सप्लिसिटली डाल रहे हैं इन वैल्यूज़ को। मान लीजिए मैंने इसको इंटीजर टाइप का बनाया हुआ था तो मैंने इसमें 10 डाला, और इसी तरीके से मैं इसमें और भी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए आप, ठीक है। अब इंडेक्सिंग बस आपको चेंज करनी है, 1 2 3 4 कितनी तक भी ले सकते हैं आप, ठीक है, जो आपका साइज़ है। तो अभी आपका साइज़ जो है वो फॉर लूप के हिसाब से क्या है, लेस देन ऑफ लेंथ चलता है। लेंथ क्या है 5 है तो 4 तक चलेगा। ये काम आप फॉर लूप से भी करा सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए आपने कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ डाल दी हैं 10 20 30 40 एंड 50, तो ये भी आपका सेम वैसे ही काम करेगा। अब आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आपको हमेशा लूप लगाना ही होगा, और आपको एलिमेंट इंडेक्स पर चाहिए तो वो भी आपको ये बता देगा कैसे, ही देखना। इंट i इक्वल्स टू 0, वही फिर ये क्या चलेगा, i इज़ लेस देन, आप 5 लिख लीजिए या लेस देन लेंथ भी ले सकते हैं। तो i इज ARR डॉट लेंथ, ठीक है, ये आ गया। और आपने लिखा i प्लस प्लस, तो ये आपका फॉर लूप जो है वो बन गया है। और इसके अंदर आपको अगर ये चाहते हैं कि मैं प्रिंट करवा दूं, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर लिखते हैं हम एलिमेंट एट इंडेक्स, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। और यहाँ पर लगाते हैं प्लस, और यहाँ लगाते हैं ARR ऑफ i, ठीक है, ये इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको सेव करते हैं एक बार, ठीक है। तो अब ये फॉर लूप चलेगा जो कि आपको प्रिंट करेगा ARR ऑफ i की वैल्यूज़ को, ठीक है। अच्छा इसमें जैसे पिछले वाला काम किया था हमने फॉर लूप के, इसमें बिना फॉर लूप के करवा रहे हैं और सीधा करवा रहे हैं, है ना। तो आपको अगर सबका चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ किसी एक ही इंडेक्स का कराना है तो आप सीधा यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो ये आपको दूसरा तरीका हुआ वही सेम काम करने का, ठीक है। अब आपको इंडेक्स भी प्रिंट करवाना है कि कौन से इंडेक्स पर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और प्लस लगाइए, i लगाइए, और उसके बाद में फिर प्लस लगाइए, देन आप डबल कॉलन्स में लिखेंगे इज़, इस तरीके से। इसका मतलब कैसे लिखाएगा, एलिमेंट एट द इंडेक्स i का मतलब अगर 0 है तो इज़
और जो आपके 0 ARR 0 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ये आपको दिखा देगा, ठीक है, जो है वहाँ पर वैल्यू वो इसको ये शो कर देगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इसमें देख सकते हैं। इसके लिए फिर यहाँ से ये हटा दीजिए। चलिए देखते हैं दोनों काम हो पाएंगे क्या इसमें। कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए आ गया एलिमेंट एट इंडेक्स 0। अब ये 0 कहाँ से उठा रहा है, एरे से उठा रहा है सीधा। तो 0 पर आपका 10 है और उस पर आपका 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो ये भी चीज़ें इस तरीके से आप एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोनों ही में हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है, एक में यूज़र से लिया है, एक में हार्ड कोड किया है वैल्यूज़ को। और प्रिंट करवाने के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक इंडेक्स पर वैल्यू चाहिए तो आप बाहर भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो चेक करनी होंगी, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप इसको यहाँ भी डाल करके चेक कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको आई जो है वो ऑलरेडी आपने जैसे फॉर लूप के लिए लिया है ऐसे ही ऊपर से रिलेट करना पड़ेगा, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक काम हमने सीखा पर्टिकुलर इस एरे के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 1D एरे में हमने ये सारा काम जो है वो करके देख लिया है। आप इसमें देखिए एडिशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशंस कैसे कर सकते हैं, अब मान लीजिए हम ये एरे लेकर के चल रहे हैं और इसमें वापस करें तो आप चाहें तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे कर सकते हैं वैल्यूज़ को इटरेट करते हुए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। चलिए एक बार को सब हटा देते हैं, ये रख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब एक एरे लिया और इसमें इस बार हम थोड़ा सा और अलग करते हैं। इस बार इस ब्रैकेट को आगे कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट आपको यहाँ करके दिखाते हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आप 2 पार्ट्स में स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में लिखा था, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये तरीका भी देखिए आप, यहाँ पर आपने डायरेक्टली वैल्यूज़ को डाला, ये भी अलाउड है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, ठीक है, 1D एरे के हिसाब से। और अब आप क्या करेंगे, कोई एक सम वेरिएबल ले लीजिए, इस तरीके से सम कोई वेरिएबल ले लें और उसके बाद में ये फॉर लूप चला लें। आई और आई जो है वो एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, i++ हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करें, इसको भले ही अभी यहाँ से उठा करके आप बाहर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि सम आपका बाहर ग्लोबली लिखा हुआ है क्लास के लिए। और यहाँ आप क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ I, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है कर सकते हैं। और बाहर जो है वो आप क्या प्रिंट करवा देंगे, सम प्रिंट करवा देंगे नॉर्मली। और ये सब हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप लिख देंगे द सम इज़, और आपका सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया आपने, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARRI। तो सम जो है यहाँ पर है, अभी इसमें 0 वैल्यू है, तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। और इस तरीके से अब वो सारे जो हैं वैल्यूज़ आगे से आगे इसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो आप एरे को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिखें या सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ I लिखें, जैसा कि सी में पढ़ा था, दोनों ही चीज़ें अलाउड होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये इसमें आपका एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस में चीज़ें सेव हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब हम अगर 2D एरे की बात करें, ठीक है, एक बार आप इसको भले ही चला के देख लीजिए, द सम इज़ 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरेज का सम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2D एरे की बात करते हैं, यहीं तक हमने कल पढ़ा था। तो 2D एरे और देखते हैं। फॉर लूप तो आपको वहाँ भी चाहिए, ठीक है। और देखिए ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपने यहाँ इस तरीके से लिखा है तो ये आपका अलाउड नहीं होगा, बिल्कुल ये न्यू कीवर्ड के बिना भी अलाउड होगा, बट डायनेमिकली ही एरे बनेगा, डोंट वरी। जब आप सीधा वैल्यूज़ दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसकी साइज़ ले लेगा डायनेमिकली, और डायनेमिकली ही ये बनेगा। तो इसको मतलब नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो ये एग्जाम्पल लिया ही इसलिए है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरीके से देखते हैं। मान लीजिए अब आप ले रहे हैं, एक और ब्रैकेट ले लेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2D एरे का एग्जाम्पल है जब आप 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं। अब आपको क्या है, मान लीजिए
यहाँ इस तरीके से वैल्यूज़ ले रहे हैं। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से वैल्यूज़ लेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 मान लीजिए हम लिखते हैं 2,3। आप एग्ज़ाम्पल तो कहीं से कोई भी ले सकते हैं, बट एक बेसिक एग्ज़ाम्पल्स मान लो लेकर के चलें तो वो यही होंगे। कितना भी बड़ा एग्ज़ाम्पल हो, कंसेप्ट आपको यही मिलेगा। 4,5,6 ले लीजिए आप। तो अब जिन भी लोगों ने जो हमने पढ़ाया था वो पढ़ा था, उनको ये समझ में आएगा कि अब इसके अंदर 2 फॉर लूप चलेंगे। एक i के लिए चलेगा, एक j के लिए चलेगा। और i के लिए कितना चलना चाहिए, अब आप थोड़ा सा सोचिए। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि i भी 3 तक चलेगा, तो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखा है। जो हमने अभी जस्ट पढ़ाया है, ये वीडियो अच्छे से उन्होंने नहीं देखा है थियोरेटिकली। तो i तो क्या है, आपको बताता है कि मेमोरी के अंदर आपका जो ARR है ये रेफ़र कर रहा है कि कितने आप सिंगल डायमेंशनल एरेज़ को बनाने वाले हैं। तो कितने एरे हैं, 2 ही एरे हैं, और ये 3-3 वैल्यू रखते हैं अपने पास में। तो इसका मतलब 2 लूप चलेंगे। आउटर लूप जो है वो 2 बार चलेगा और अंदर वाला 3 बार चलेगा, तभी तो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझिए। अब ये मान लीजिए आपने फॉर लूप चलाया, इंट i = 0। अब ये कितने तक चलेगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसको वैल्यू से लेकर चलते हैं, तो i इज़ लेस देन, अब देखिए ये कितने तक चलेगा, 2 तक, और i ++ हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक, जो हमने डिस्कशन किया है उसके हिसाब से। और एक इनर फॉर लूप चलेगा, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। और ये जो फॉर लूप चलेगा ये चलेगा j के लिए, ठीक है। इंट j, यहाँ भी j आएगा और यहाँ पर भी आपका j आएगा। और अब ये कितने तक चलेगा, लेस देन 3 तक चलेगा। और ये कितने तक चलेगा, लेस देन 2 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 हैं तो 0 और 1, तो 1 तक ही चलना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। तो आपने इसको लेस देन 2 लिख दिया। और j के केस में आपने क्या लिखा है, इसको लेस देन 3 किया, मतलब ये 2 तक चलेगा। तो जो हमने एक ARR रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, रो खींचा था, फिर उसके बाद में एक और बनाया था कि हमको कितने एरे लेने हैं, उसका इंडेक्सिंग हमने लिया। तो वहाँ हमने 2 बॉक्सेस बनाए हैं और उन 2 बॉक्सेस को अलग अलग रेफ़र किया है, और वहाँ नीचे 3-3 वैल्यूज़ के 2 एरे बने हैं, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। ये लेस देन 3 तक चलेगा आपका। और उसके बाद में आपका system.out.print होगा। और क्या प्रिंट होगा, ARR ऑफ i j, ठीक है। i j क्यों प्रिंट होगा, याद कीजिए आपने क्या लिखा था जब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। तो ARR 0 जब हम एक्सेस करेंगे तो वो पहले 0 ऊपर वाले बॉक्स में चेक कर रहा था, फिर उसके रेफरेंस में नीचे 0 चेक कर रहा था। 0 1 चेक कर रहे थे तो ऊपर का तो 0 वही रहेगा, पहले वाले एरे की बात कर रहा है, और उसके बाद में वो 1 वाले पे एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। और उसके बाद में वो आपको चीज़ें इसी हिसाब से प्रिंट करता हुआ जाएगा। और आपको गैप देना है उनके बीच में, जो पर्टिकुलर आपके वैल्यूज़ आएंगी। तो आप यहाँ इस तरीके से खाली भी छोड़ सकते हैं, इससे आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। और अगर आपको वैल्यूज़ में फिर गैप भी दिलाना होगा एक लाइन का, तो system.out.print ln आप लिख के और सिंपली खाली छोड़ दीजिए। तो वो आपको जैसे जैसे भी इस लूप से बाहर जाएगा, और जब नेक्स्ट एरे की बात करेगा, वो देखिए सबसे पहले 0 और फिर 1, 2 पे तो बाहर वाला लूप खत्म हो जाएगा। जब अंदर वाला चल रहा है तो ये तो एक ही लाइन में आना चाहिए, और फिर जैसे ही उससे बाहर जाएगा और वो दूसरे वाले के पास जाएगा, आउटर लूप के पास दोबारा इनर से, तब ये लाइन चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूसरी लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपका हो गया। तो यहाँ ब्रेसेस का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्रेसेस चेक कर लीजिए, फिर आपका 2D एरे बन जाएगा। तो आपको मेमोरी अगर दिमाग में है कि ये किस तरीके से चलेगा, तो आपको लूपिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो एक जो है वो ब्रैकेट यहाँ खुला हुआ है, देन एक इनर 4 का खुल गया है, फिर ये बंद हो गया है, ये भी आपका बंद हो गया है, और फिर ये दोनों ब्रैकेट बाहर के हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार ये प्रोग्राम, ठीक है।
कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इस SOP को कमेंट कर दूं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक साथ आ रहा है 1 2 3 4 5 6। हालांकि वो है एरे ही, लेकिन अब क्या है वो लाइन चेंज करके आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से 2D एरे में जा रही हैं, तो आपको वहाँ पर वो यूज़ करना होगा। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यूज़ बिल्कुल 2D एरे टाइप में ही दिखेंगी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। और इसके बाकी अब देखिए यहाँ आप चाहते तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़र से ले सकते थे। यूज़र से लेने के लिए आप क्या चेंजेस करते, सबसे पहले स्कैनर क्लास लेते, स्कैनर क्लास से आप वैल्यूज़ को यूज़र से ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी फॉर लूप ही लगता। जो ये अभी हम एक्सेस करने वाला फॉर लूप ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट करने वाला भी एक फॉर लूप लगेगा, उसमें भी 2 लूप लगेंगे, आई और जे की वैल्यूज सेम टाइप से काम करेंगी। वहाँ पर आपको बस स्कैनर जो है उसके ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ को ARR के अंदर सेट करवाना पड़ेगा। काम एकदम सेम होने वाला है दोनों ही केसेस में। तो ये 2D का एक एग्जाम्पल है। एक और तरीका है जिसके अंदर आप चीज़ों को काम में तरीके से ले सकते हैं। देखिए क्या है, 2D का तो ये एग्जाम्पल हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसी के अंदर मान लीजिए अभी के लिए इसको हटाते हैं, ठीक है। एक और फॉर लूप का तरीका बता रहा हूँ आपको, फॉर ईच में कैसे काम करता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे मान लीजिए आपने वैल्यूज़ डाली इसके अंदर सीधी, कोई भी मान लीजिए 4 5 8 6 4, तो कोई भी वैल्यूज़ आपने इसके अंदर डाल दी हैं। और भी ज़्यादा वैल्यूज़ लेके चल लेते हैं, चलिए मान लीजिए 3 4 7, इस तरीके से आपने इसमें वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर ये सिंगल डायमेंशन ले रहे हैं हम दोबारा, क्योंकि हमारा 2 डायमेंशन में वही बाकी सारे प्रोग्राम सेम ही तरीके से काम करेंगे, लेंथ सेम काम करेगा, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। आपको बस एक फॉर लूप एक्स्ट्रा लगाना होता है, 2D बन जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको लिखना है एंड आई, ये फॉर ईच लूप है जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं थोड़ा सा कोडिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए, या ARR लिखा तो ये क्या कर रहा है, जो आपका इंट लिख दिया है 4 आएगा, फॉर आई से लेकर के ये ARR तक काम करेगा आपका। तो इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे सीधा सम प्लस इज इक्वल्स टू आई। तो जो भी इंडेक्सिंग चल रही है एरे की ARR की, उसको ये आई तक ले लेगा। तो जो 4 का हम स्टेटमेंट लिखते हैं उस 4 को आप और भी फॉर ईच लूप से काम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसमें ये भी हटा के देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही फॉर लूप है। और यहाँ पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सम इज प्लस, और सम को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अभी एक बार इसको चला के देखते हैं। ये एक ब्रैकेट हो गया, 2, ठीक है। सेमीकोलन लगा देते हैं, आपको समझाने के चक्कर में कई बार चीज़ें रह जाती हैं। चलिए तो इसको हम डिफ़ाइन भी कर देते हैं। ये आपसे ये कह रहा है कि आपने सम जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया है, तो कर देते हैं, इसकी भी प्रॉब्लम ख़त्म। ये लीजिए आपने सम इज इक्वल्स टू 0 करके उसको डिफ़ाइन कर दिया है, हो गया है प्रोग्राम। देखिए द सम इज़ 41। तो फॉर लूप को आप फॉर ईच लूप से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज जो है उसको करके देखा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एरेज़ के अंदर और एक सिंगल डायमेंशनल एरेज़ में भी
ये देखेंगे कि आप एरे की क्लोनिंग कैसे करते हैं, कैसे आप एरे का क्लोन करते हैं, और देखेंगे जैक्ड एरे क्या होता है, और भी कई चीज़ें, एक एरे को दूसरे एरे के अंदर कैसे आप कॉपी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए कोडिंग के लिए इतना बहुत है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फॉर की कीजिए, फॉर ईच की कीजिए, यूज़र से एरे को इनपुट लेना सीखिए, बिना यूज़र के हार्ड कोड करके वैल्यूज़ को इनपुट लेना सीखिए, न्यू ऑपरेटर से वैल्यूज़ को इनपुट लेना सीखिए, डायनेमिकली बिना न्यू ऑपरेटर के कैसे वैल्यूज़ को लेते हैं ये सीखिए। ठीक है, तो आज के लिए हमने इनफ प्रोग्रामिंग की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे एरे की, और कल आपका जो है एरे वो फिनिश कर देंगे। ठीक है।